चलो भाई, तो बोर्ड पे देखो बच्चा, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं आज क्या, डेरिवेशंस ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। कौन सा मोशन? यूनिफॉर्मली एसिलेटेड मोशन की इक्वेशन ड्राइव करेंगे। कैसे? ग्राफिकली। आई थिंक ये जो 3 इक्वेशन थी, कौन सी? इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एसिलेटेड मोशन, हमने उसको लास्ट टाइम ड्राइव किया था किससे? मैथमेटिकली। कैसे ड्राइव किया था? मैथमेटिकली ड्राइव किया था। आज हम उन तीनों इक्वेशन को फिर से ड्राइव करेंगे, बट इस बार कौन सी अप्रोच से? ग्राफिकल अप्रोच से। और इससे पिछला क्लास हमने कौन सा लिया था भाई? जहां हमने मोशन को स्टडी किया था। कैसे? ग्राफिकली। 2 तरह के ग्राफ हमने डिस्कस किए थे। कौन कौन से भाई? डिस्टेंस टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और ऑब्वियस सी बात है, देखो ये लेक्चर को समझने के लिए लास्ट वाला जो लेक्चर लिया था जहां वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन पढ़ाया गया था, सच में वो पता होना चाहिए, या बोले तो वो देखा हुआ होना चाहिए, तो आज वाला समझ आएगा। ठीक है, चलिए तो क्या कर रहे हैं? डेरिवेशंस ऑफ इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एसिलेटेड मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। अब उन तीनों इक्वेशन को देखो ग्राफिकली कैसे ड्राइव करेंगे। अब देखो मैंने यहाँ पहला इक्वेशन लिखा है v = u + at। आप जानते हैं दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एसिलेटेड मोशन, है कि नहीं? चलो अब उसको तो ग्राफिकली कैसे ड्राइव करेंगे। अब ग्राफिकली ड्राइव करने के लिए अभी करता, ग्राफिकली ड्राइव करने के लिए क्या करना है भाई? खुशी हो जाता है बच्चा, मास्टर गिरा बच्चा खुश हो गया। चलो कोई नहीं, ऐसे नहीं गिरूंगा भाई, इतना तो बैलेंस है मेरा। चलो हाँ बेटा, चक्कर नहीं आ रहा, वो पैर पे मेरे कारपेट आ गया, कह रहा चक्कर आ रहे हैं क्या, बता। चलो कोई नहीं, तो देखो बच्चा, तो फर्स्ट इक्वेशन ड्राइव करना चाह रहे हैं, दैट इज v = u + at। अब ग्राफिकली ड्राइव करने के लिए थोड़ा याद रखना कि हम जब तीनों इक्वेशन को ग्राफिकली ड्राइव कर रहे हैं तो उसके लिए हम एक ग्राफ बनाएंगे, दैट ग्राफ इज ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्या है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। कौन सा ग्राफ है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, अब देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी कैसा है। अगर आप देखो तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो कर्व है वो कैसा है? स्ट्रेट है। तो कम से कम आप जान रहे हैं किस तरह का मोशन है? यूनिफॉर्मली एसिलेटेड मोशन। लास्ट क्लास में पढ़ाया गया था कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा, मींस बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और याद है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो कर्व का स्लोप है, वो स्लोप क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। क्या होता है? एक्सेलरेशन। बट देखो जो ग्राफ है ना, तुम देखो t0 पे वो स्टार्ट कहां से हुआ है? 0 से स्टार्ट नहीं हुआ है। कहां से स्टार्ट हुआ? थोड़ा ऊपर से स्टार्ट हुआ है, थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट हुआ। इसका मतलब क्या दिखाना चाह रहे हैं? इसका मतलब ये दिखाना चाह रहे हैं कि t0 पे भी बॉडी का जो इनिशियल वेलोसिटी था वो 0 नहीं है, वो 0 नहीं है, वो 0, समझे? बोलो बच्चा। तो ऐसा है, तो इसका मतलब क्या है कि जब t0 है, जब टाइम 0 सेकेंड है, तब भी बॉडी का कुछ ना कुछ वेलोसिटी है। बोले तो इस केस में इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है। चलो अब इधर आ जाते हैं, उससे वो समझाना था कि वो ग्राफ जो है वो 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा, बाकी इसका कर्व स्ट्रेट है, मींस दैट इज द ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्मली एसिलेटेड बॉडी। ठीक है, मोशन या बॉडी। चलिए अब यहां देखिएगा बेटा, अब यहां देखना, तो इसको जरा कुछ लेबलिंग करी, कुछ मार्क किया है। जैसे इसको O पॉइंट माना, ये कर्व हमारा कैसा है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ A से B, है कि नहीं? इससे क्या समझ आ रहा है? देखो O से A तक की जो लेंथ है वो क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है। क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। और जब B पे पहुंचा तो ये फाइनली जो यहाँ वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? फाइनल वेलोसिटी। अगर उसको लेंथ में देखो तो क्या है? वो BC का जो लेंथ है दैट इज द वैल्यू ऑफ फाइनल वेलोसिटी। ये समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कि जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया तो मुझे बताओ जो रीडिंग यहाँ पर होगी, सपोज अगर यहाँ 2 है, मतलब यहाँ से यहाँ तक 2 था, ये क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। और अगर सपोज यहाँ पर क्या है? 8, तो 8 मतलब इसकी लेंथ भी 8 है ना, मतलब इसकी जो लेंथ है वो क्या है? फाइनल वेलोसिटी। तो समझ आएगी नहीं क्या कर रहे हैं कि AO क्या है? दैट इज द इनिशियल वेलोसिटी। BC जो लेंथ है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? फाइनल वेलोसिटी। और ये जो AD है या OC है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टाइम को। किसको? टाइम को। और जो AB का स्लोप होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? एक्सेलरेशन को। ये सब जानकारी मैंने तभी कहा कि इसको आप ड्राइव कर रहे हैं तो कल जो पिछली क्लास ली थी जहां ग्राफिकली मोशन पढ़ा था वो पता होना चाहिए। अगर वो नहीं पता तो सच में ये सब बातें समझ नहीं आएंगी, तो पहले वही देख लेना चाहिए। चलिए अब यहां आ जाओ, तो मुझे बताओ जो इनिशियल वेलोसिटी u है वो क्या है? अगर ग्राफिकली उसको देखो तो वो OA है। क्या है? OA है कि नहीं? और जो फाइनल वेलोसिटी v है वो क्या है बेटा? वो है BC। क्या है? BC।
और हमें क्या ड्राइव करना, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन दैट इज v इज इक्वल टू u प्लस at। अब जरा देखो, अच्छा और एक चीज और देखो, ये जो BC है या BA है या BA का स्लोप होगा वो क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा, क्या होगा, एक्सेलरेशन। अब देखो मैं यहां से ड्राइव कर रहा हूं, ये सब मैंने बता दिया। U क्या है, इनिशियल वेलोसिटी दैट इज ग्राफ पे देखो तो O है, V द फाइनल वेलोसिटी ग्राफ पे देखो तो वो BC है। अच्छा अब यहां देखो कहां से स्टार्ट करेंगे, इसको हटा दो यहां से, है ना, तभी उसको लगाया गया कि आपको वहां पर सब कुछ दिखे। चल एक मिनट, इसको हटाना पड़ेगा। चलिए अब आ जाओ, अब यहां से स्टार्ट करो बच्चा। V क्या है, फाइनल वेलोसिटी, V इज द फाइनल वेलोसिटी जो कि ग्राफ पे क्या दिख रहा है, BC। अच्छा अब V रहा, अब BC को आई थिंक मैं तोड़ सकता हूं। BC क्या है बेटा, BC इज BD प्लस DC, है कि नहीं, तो BC को क्या लिखा मैंने, BD प्लस DC। समझ आया नहीं आया? अच्छा अब मुझे बताओ, V तो V रहेगा, BD आपको पता है, फिलहाल आपको BD नहीं पता, छोड़ो। अब DC देखो बेटा, DC क्या है, DC आई थिंक AO के बराबर है, और AO कितना है, इनिशियल वेलोसिटी U, तो आई थिंक DC को मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, U लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं, U लिख सकता हूं। इतना पहुंच गए, ये मैंने पहली इक्वेशन मार्क करी। अब इस पहली इक्वेशन मुझे क्या नहीं पता है, BD नहीं मुझे पता है, क्या नहीं पता है, BD नहीं पता है। अब तुम देखो जो BD है बेटा, आपको ये ट्राइंगल दिख रहा है, राइट ट्राइंगल, बोलो, इस राइट ट्राइंगल का परपेंडिकुलर है BD, इस राइट ट्राइंगल का परपेंडिकुलर है BD, है ना। अब मैंने एक चीज बताई थी आपको कि एक्सेलरेशन क्या होने वाला है, यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगा वो होता है स्लोप ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, और यहाँ जो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लो कर्व है AB का ही स्लोप क्या होगा, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होने वाला बेटा, स्लोप ऑफ AB, स्लोप ऑफ AB क्या होगा, दैट इज विल बी एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। इतना समझ आया नहीं आया? चलो अब आपको स्लोप का फॉर्मूला बताया गया था, स्लोप क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, स्लोप होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अच्छा अब मुझे बताओ, इस ट्राइंगल ABD में एक्सेलरेशन क्या है, AB का स्लोप क्या हो गया, एक्सेलरेशन। अब स्लोप ऑफ AB कैसे करेगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है बेटा, BD, बेस क्या है, AD, कितना है, AD, तो बेस परपेंडिकुलर हो गया क्या, BD, और बेस क्या है बेटा, AD। अब मुझे बताओ AD क्या है, AD इज अ T, टाइम। AD कितना है, टाइम क्या था, AD था, टाइम क्या था, AD था। तो यहां से क्या निकाला मैंने, तो A इज इक्वल टू BD अपॉन में T, ठीक है। चलो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और थोड़ा सा मैं इसको हटा के अगर मैं इसको यहां लिख दूं, तो ये जो स्लोप था परपेंडिकुलर बाय बेस, स्लोप था परपेंडिकुलर बाय बेस, और एक्सेलरेशन हमारे पास आया है BD बाय T। यहां से क्या निकालोगे बेटा, BD निकालो, क्या निकालोगे, BD, तो BD हो जाएगा A इंटू T या T इंटू A, दैट इज AT, बोलो। और चिपका के लिखना, वो एट लगेगा, वो दो अलग अलग सिंबल हैं, वन इज A अनदर इज T। तो BD कितना आ गया बेटा, AT आ गया, BD कितना आ गया, AT आ गया। अब BD आ गया, AT, ठीक है। अब इस BD की वैल्यू कहां पुट कर दो, इन फर्स्ट इक्वेशन लिख दोगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ BD इन इक्वेशन फर्स्ट। तो हमने क्या करा, BD इक्वेशन में इक्वेशन फर्स्ट में BD का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया या पुट किया। क्या बेटा, V इज इक्वल टू BD था, और BD कितना बेटा, AT, प्लस में क्या था, U, तो लो आ गया V इज इक्वल टू U प्लस AT। लो वही इक्वेशन जो इक्वेशन ऑफ क्या है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटिंग मोशन, हमने प्रूफ कर दिया है। कैसे, ग्राफिकली, कैसे, ग्राफिकली। समझ आया नहीं आया? चलो एनालिटिकली बोले तो मैथमेटिकली तुम ऑलरेडी कर चुके थे पीछे, और आज हमने ग्राफिकली भी इसको पूरा कर दिया, हाँ ना बोला करो बच्चा। चलो अब बात कर रहे हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अगर आप सेकंड इक्वेशन मोशन कहोगे बहुत बड़ा अपराध कर रहे हो,
मोशन की इक्वेशन नहीं है, एक खास तरह की मोशन की इक्वेशन है। कैसा है वो खास मोशन? यूनिफॉर्मली एसिलेटेड मोशन। फिर से देखो, सेकेंड इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए वही ग्राफ यूज होगा। वो ग्राफ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि एडी क्या है, टाइम, ओसी भी वही टाइम, एडी क्या है, एओ क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, बीसी क्या है बेटा, फाइनल वेलोसिटी, और एबी अभी मैंने नीचे निकाला एक्सेलरेशन था वो, है ना। एवी का स्लोप क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा। क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा। समझ आ रहा नहीं आ रहा? चलो अब कैसे ड्राइव करेंगे? सेकेंड इक्वेशन किसकी है? एस की। किसकी? एस की। दैट इज डिस्टेंस। कुछ जानकारी दी थी ग्राफिकली डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। स्लोप ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ तो क्या देता है? एक्सेलरेशन। बट तुमको उसी क्लास में बताया था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया अंडर दी कर्व क्या होता है? डिस्टेंस होता है। क्या होता है? डिस्टेंस। बेटर कहेंगे डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस बोल लो। चलो ठीक है, तो चलो मैंने यूज किया। अब यहां देखो बेटा, जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल होगा? दैट विल बी इक्वल टू एरिया अंडर दी, या चलो इसको मैं ऊपर लिखता हूं क्योंकि जगह नीचे लिखे तो खराब ही करेगा नहीं। चलो तो एस लिखो सीधा, डिस्टेंस को एस लिख सकते हैं। एस क्या है? एरिया अंडर दी कर्व ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। ये बताया था आपको कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया अंडर दी कर्व क्या देता है? डिस्टेंस देता है। चलो अब तुम देखो, तुम्हारा यहां कर्व क्या है बेटा? ये है वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का कर्व, ये रहा। अब ये अगर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का कर्व है तो एरिया अंडर दी कर्व ये होगा। बोलो, ये निकालना है कैसे भी करके। अच्छा, अब इसको निकालने के लिए क्या कर रहा हूं मैं, तो कैसे भी करके मुझे ये एरिया अंडर दी कर्व जो ए बी है, जो कर्व ए बी है, इसका एरिया अंडर दी कर्व निकालना है। क्या निकालना है? एरिया अंडर दी कर्व निकालना है। अब इसको देखो, ऐसे देखो, तो जो एरिया अंडर दी कर्व है, तुम देखो फिगर क्या है? ए बी सी ओ ए दिख रहा है, इसका एरिया निकालना है। अब ये भी दो फिगर में बन रहा है। ऊपर क्या है? ट्राइंगल, नीचे क्या है? रेक्टेंगल। तो ऐसे कर दूं कि जो मुझे एरिया अंडर द कर्व निकालना है ए बी, जो एरिया अंडर कर्व निकालना है ए बी, वो कैसे आएगा? इसमें एरिया निकालो ट्राइंगल ए डी बी का और ऐड करो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए डी सी ओ का, है कि नहीं? दो टुकड़े में निकल जाएगा ना एरिया अंडर कर्व। बोलो हाँ ना? अरे बोलो हाँ या ना? किसी का ना है तो बोलो, मैं समझा सकता हूं कि मुझे ए बी जो कर्व है इसका एरिया अंडर दी कर्व निकालना था। हाँ या ना? अच्छा, फिर मैंने कहा ये पूरा कर्व है, बट मैंने देखा इसमें दो फिगर बन रही हैं, एक ट्राइंगल बन रहा है और उसके नीचे फिर रेक्टेंगल बन रहा है। तो मैंने क्या करते हैं, दोनों का एरिया निकालते हैं और ऐड करते हैं। इस तरह से क्या आ जाएगा? एरिया अंडर दी कर्व आ जाएगा। तो क्या लिखा? एस इज इक्वल टू क्या हो गया? एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए डी सी ओ। ये लिखने का तरीका होता है ए आर। ए आर इज एरिया, ब्रैकेट में क्या, जिस भी फिगर का एरिया निकाल रहे हो उसके वर्टिसेस, और रेक्टेंगल के वर्टिसेस है ए डी सी ओ। हाँ या ना बोलो? चलो ठीक है। प्लस एरिया किसका? ऑफ ट्राइंगल ए बी डी। क्या? ए बी डी। इतना समझ आया सबको? ठीक है। ए आर इज एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी। वहां ट्राइंगल की जरूरत नहीं है, वो तीन वर्टिसेस किसके हैं? ट्राइंगल के। अच्छा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जानते होंगे, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ। अब लेंथ क्या है बेटा इसकी? ओसी। बोलो, है ना? और ब्रेथ क्या है इसकी? एओ। चलो शाबाश। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? हाफ बेस इनटू हाइट। हाफ बेस क्या है बेटा? एडी, और हाइट क्या है बेटा? बीडी। हाँ या ना? बोलो। अच्छा, अब वैल्यूज रखो। अब क्या रखो? वैल्यूज रखो। एस इज इक्वल टू ओसी, पता है ओसी टी है। क्या है? टी। बाद में सकता ना आगे पीछे क्या फर्क पड़ता है ना? मुझे थोड़ा पता है ना, फॉर्म भी लेके आनी है। और एओ कितना है? चलो बाद में फॉर्म मिला देंगे, बच्चा कंफ्यूज ना हो जाए। ठीक है, चलो पहले क्या रखा? पहले रखा ओसी। ओसी कितना बेटा? टी इंटू में एओ। एओ कितना बेटा? यू। कितना है? यू। चलो हाफ इंटू एडी। एडी क्या बेटा? एडी इज टाइम। एडी इज इक्वल टू ओसी। ओसी इज टी। तो एडी कितना हो गया? टी। अब दो चीजें हैं देखो, पेपर में अगर तुमको ये इक्वेशन सीधे आई,
मैं तो क्या कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पीछे इक्वेशन फर्स्ट प्रूफ की थी और वहाँ BD निकाला था। फिलहाल तो मैं वहाँ से BD निकाल के सीधा वैल्यू रख रहा हूँ। BD की वैल्यू क्या आई थी, 80 आई थी। क्या आई थी, 80 आई थी। फिलहाल तो मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मैं पीछे ऑलरेडी निकाल चुका हूँ BD को, तो मैंने BD की वैल्यू की क्या, 80। बट ध्यान रखना, पेपर में अगर आपको सीधा सेकेंड इक्वेशन आई प्रूफ करने के लिए, तो आपने तो कहीं BD निकाला नहीं है, तो आप क्या करेंगे, जैसे BD पीछे निकाला था वैसे BD यहाँ निकाल दोगे। निकाल पाओगे, निकाल पाओगे, कैसे जाओगे, तुम जाओगे, तुम लिखोगे A क्या है, वही स्लोप ऑफ AB है कि नहीं, और AB का स्लोप क्या होगा, BD बाय AD, है ना, और A हो जाएगा BD अपॉन में AD की वैल्यू T, और यहाँ से फिर से BD कितना आ जाएगा, 80, और आप उसको यहाँ पर रख दोगे। फिलहाल मैं क्यों नहीं निकाल रहा था, भाई ऑलरेडी मैं पीछे BD निकाल चुका था, इसलिए मुझे लगता है मेरा तो नहीं बनता था, बट ठीक है। आपको अगर सीधा सेकंड इक्वेशन ग्राफिकली प्रूफ करने का आएगा तो आई थिंक आपको तो BD निकाल के दिखाना पड़ेगा। आप सीधा BD को AD 80 मत रख लेना, 80 सीधा मत रखना, आपको निकालना पड़ेगा, और फिर आप बताएंगे कि मैंने BD की वैल्यू को यहाँ पर रखा। आगे आई थिंक अगर तुम देखो S इजिकल टू UT खाली ऑर्डर मैच किया ना, इक्वेशन की जो फॉर्म है उससे मैच कराना है, तो वहाँ TU नहीं है, वहाँ UT है, तो मैंने भी UT लिखा, प्लस बेटा हाफ A इंटू में और T इंटू T का स्क्वायर। मुझे लगता है हमने ग्राफिकली भी सेकेंड इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एसिलेटेड मोशन ड्राइव कर लिया। आया कि नहीं आया, अब समझ आया जो इससे पिछली क्लास जो लिया था क्यों इंपॉर्टेंट है, कि अगर ग्राफिकल पे न्यूमेरिकल आते हैं तो वो न्यूमेरिकल अगर करने हैं तो फिर आपको सब पता होना चाहिए, और अगर न्यूमेरिकल नहीं भी आ रहा तो इनमें से अगर कोई इक्वेशन ड्राइव करने को आएगी तो आइडियली तब भी आपको ग्राफिकल अप्रोच पता होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ क्या होती है। ठीक है दोस्त, आगे आ सकते हैं। चलिए आप भी जान रहे हैं, अब हम तीसरी इक्वेशन ड्राइव करेंगे। क्या करेंगे अब हम तीसरी इक्वेशन ड्राइव करेंगे बच्चा। तो चलिए यहाँ बोर्ड पे देखिएगा, तीसरी इक्वेशन जो है किसकी, यूनिफॉर्मली एसिलेटेड मोशन। मुझे लगता है अब तक तो याद हो चुका होगा, 2 लेक्चर हो चुके हैं इस पे, एक तो जहाँ ये प्रूफ कराई थी तब, और एक उससे अगला जब उस पर न्यूमेरिकल करवाए थे तब भी ये फॉर्मूले यूज हो रहे थे। क्या है बेटा, V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। ठीक है, अब आइडियली तुम देखो फिर से ग्राफ इसके लिए भी वही यूज हो रहा है जो पीछे 2 इक्वेशन के लिए किया था। अब यहाँ क्या लाना है, V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। अब ध्यान रखना है इसकी शुरुआत भी कैसे हो रही है, डिस्टेंस से ही हो रही है। कैसे हो रही है, डिस्टेंस से। तो डिस्टेंस क्या होता है, फिर लिखूंगा, डिस्टेंस होता है एरिया अंडर द कर्व ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का जो एरिया अंडर द कर्व होता है बेटा, वो होता है क्या, डिस्टेंस। अब यहां अंतर क्या है पिछले से, पिछली बार ये जो एरिया अंडर द कर्व निकाला था, कर्व तो बेटा यही था, तो एरिया अंडर कर्व भी पहले भी वही था, अभी भी वही है, बट पिछली बार इसको 2 टुकड़ों में निकाला था। कैसे, रेक्टेंगल का अलग और ट्राइंगल का अलग, और दोनों को फिर क्या किया था, ऐड किया था। क्या किया था, ऐड किया था। बट तीसरी इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए जो हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ ग्राफ, दैट इज एरिया अंडर द कर्व ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम। बट यहाँ क्या कर रहे हैं, अब इसको एज अ पूरी सिंगल फिगर देखो, यहाँ क्या करो, इसको पूरी एक सिंगल फिगर के तौर पे देखो। ये पूरी सिंगल फिगर कैसी है, देखो ट्रेपिज्म है। क्या है ये, दिख रहा है ट्रेपिज्म, 8 में बड़ा होगा ट्रेपिज्म, है ना। ट्रेपिज्म क्या होता था, एक ऐसा कोऑर्डिनेटर जिसके 2 पेयर ऑफ अपोजिट साइड में से 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या होता था, पैरेलल होता था। तुम्हें दिख रहा है पैरेलल वाला कौन सा है, AO वाली साइड, और BC वाली साइड क्या है, पैरेलल है। क्या है, पैरेलल। बच्चा कह रहा दिख ही नहीं रहा, अब दिखेगा, अब दिखेगा, दिख रहा है। तो ट्रेपिज्म क्या होता है बेटा, ऐसा होता है ट्रेपिज्म ना, एक ऐसा कोऑर्डिनेटर जिसकी 2 पेयर ऑफ अपोजिट साइड में से 1 पेयर क्या होता था, पैरेलल, और दूसरा जो अपोजिट साइड का पेयर है वो क्या होता था, नॉन पैरेलल। क्या होता था, नॉन पैरेलल। समझ आ नहीं आया, चलो अब क्या करेंगे, सीधा निकालो। और मुझे लगता है एरिया ऑफ ट्रेपिज्म आपको याद होगा, कितनों को याद है, हाथ खड़ा कर सकते हैं क्या, याद है एरिया ऑफ ट्रेपिज्म, क्या बात है इतनी कम याददाश्त कैसे तुम्हारी, कोई नहीं, चलो मैं लिखूंगा, याद है क्या होता था, हाफ भी है वहाँ, चलो ठीक है, इतना भी याद है भाई को, अच्छी बात है, चलो मैं लिख दूंगा। तो देखो एस क्या है बेटा, एस इज द डिस्टेंस, जो कि ग्राफिकली कंसेप्ट निकलेगा कैसे, एरिया अंडर द कर्व ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। कैसे करेंगे, चलो तो एरिया किसका,
एरिया निकालेंगे अब सीधा सीधा ट्रेपिज्म ए बी सी ओ, ए बी सी ओ जो ट्रेपिज्म है इसका एरिया क्या करेंगे, सीधा सीधा निकालेंगे। तो लो बेटा क्या होगा, एस एरिया ऑफ ट्रेपिज्म होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू में हाइट, इनटू में हाइट। अब यहां देखो एस तो एस रहेगा, हाफ हाफ रहा, सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड कौन सी बेटा, ए ओ और बी सी, तो क्या किया ए ओ प्लस बी सी, इनटू में हाइट क्या होगा, अरे हाइट होती है दोनों पैरेलल लाइन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर ए ओ और बी सी पैरेलल लाइन है तो इनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या है, हाइट है। क्या है वो बेटा, हाइट। और आपकी हाइट क्या हो गई, ओ सी, क्या हो गई, ओ सी। चलो शाबाश। तो यहां से क्या आया, एस इज इक्वल टू हाफ ए ओ कितना बेटा, दैट इज यू, है कि नहीं, और बी सी क्या है बेटा, बी सी इज वी, बी सी कितना है बेटा वी, और इनटू में ओ सी कितना है बेटा टी। तो लो आ गया आपका एस। बट देखो आपको जो एस लाना है बेटा उस एस में कहीं टी है ही नहीं, और आपका जो एस आ रहा है वो किसकी फॉर्म में आ रहा है, टी की फॉर्म में। तो आप इतने समझदार तो बन गए होंगे मेरे साथ रहते रहते, क्या आपको टी हटाना है, अब आपको टी हटाना है। अब टी कैसे हटाएंगे, टी कहीं से निकालना पड़ेगा, और टी कहां से निकालेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, मैं लिख नहीं रहा यहाँ पर, आप जब पेपर में करेंगे तो आप लिखेंगे यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। और फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन वी होता था u प्लस ए टी, और यहाँ से t निकाल सकते हैं क्या बेटा, देखो ना सीधा निकाल दो t। अरे देखो यार v यहाँ रहा, u यहाँ जाके माइनस u, ये कितना आएगा, ए टी की वैल्यू किसकी वैल्यू आएगी, ये ए टी। थोड़ा सा इसको छोटा करेंगे, चलो छोटा क्या करना है, यहाँ लिखते जगह है हमारे पास, इतना क्लियर आ गया। अच्छा थोड़ा सा छोटा तो कर ही देते हैं यार, छोटा छोटा तो है ना, चल दिख रहा है ना बीबी। चलिए अब यहाँ देखिएगा बेटा क्या करेंगे, यहाँ से टी निकाल दिए, तो टी कैसे निकलेगा, यहाँ से टी वहीं का वहीं रहा, बोलो टी इधर ही रहा, और जो ए टी के साथ मल्टीप्लिकेशन में था वो v माइनस यू के डिवीजन में या अपॉन में आ जाएगा, एक ही बात बच्चा है ना, v माइनस यू अपॉन में a, दैट इज द वैल्यू ऑफ t, है ना। क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा था कि जो मुझे s लाना था वहां कहीं t है ही नहीं, तो तेरा क्यों t आ रहा है, हटा, कैसे हटाया, फ्रॉम दी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पे गया, वहां से t निकाला और t यहाँ सब्स्टिट्यूट करूंगा। चलिए अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ t लिख दोगे एक लाइन यहाँ फिर से लिख देता हूं, पुटिंग वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन फर्स्ट, अब यहां देखो s इज इक्वल टू हाफ इनटू में u प्लस वी है बेटा, और इनटू में t की वैल्यू, t कितना है बेटा v माइनस यू बाय ए, ठीक है। अच्छा अब यहां देखो क्या होगा, s ऐसे ही रहेगा, 2 इंटू ए 2a हो जाएगा, और मुझे लगता है कि u प्लस वी को मैं v प्लस यू लिख दूं तो कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि माइनस में आगे पीछे नहीं कर पाऊंगा ना, क्योंकि बच्चों को फॉर्म भी दिखानी है ना कि v प्लस यू लिखा, क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ v माइनस यू था, तो मैं चाह रहा हूँ कि a माइनस बी है तो ये a प्लस बी जैसा दिखाई दे, ठीक है। तो v प्लस यू लिखा, और इसको तो आगे पीछे कर नहीं सकता था तो प्लस वाले को कर दिया, तो ये क्या हो गया, u प्लस वी दैट इज v प्लस यू, और ये हो गया है v माइनस यू। अब ये 2a जो पूरे के डिवीजन में वो यहाँ s के साथ मल्टीप्लाई होगा, दैट इज 2as, हाँ या ना, और यहाँ लगेगी आइडेंटिटी क्या, a प्लस बी a माइनस बी दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a क्या है बेटा v का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर u का स्क्वायर, और मुझे लगता है यहाँ से क्या निकाल सकते हो, v का स्क्वायर निकाल सकते हो, तो v का स्क्वायर यही रहा, और ये माइनस यू स्क्वायर यहाँ जाके 2as के साथ प्लस में आ जाएगा, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, बोलो हाँ या ना, सिंपल है ना, प्रैक्टिस सही होगी। अब नहीं करोगे घर जाके प्रैक्टिस तो आइडली भूल जाओगे बच्चा, है ना, एक दो बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एक दो बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कोई मुश्किल है क्या, मुझे तो लगता नहीं मुश्किल है कोई, है ना। चलिए तो लगता है हमने तुमको ये करा दिया, अब आगे क्या है जरा देख लेते हैं। हाँ तो ये खत्म हो गया, एक नया टॉपिक आया, दैट टॉपिक इज सिंपल टॉपिक, दैट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर
मोशन। क्या पढ़ रहे हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मुझे बताओ, हम पीछे बेटा यूनिफॉर्म मोशन पढ़ के आए थे, यूनिफॉर्म आए थे, क्या था? यूनिफॉर्म मोशन। क्या था यूनिफॉर्म मोशन का मतलब? हम कहते थे व्हेन अ बॉडी कवर्ड इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये था कि जब एक बॉडी समय के बराबर अंतराल पे बराबर ही डिस्टेंस तय करे तो इसको कहते थे यूनिफॉर्म मोशन। वो एक्चुअली यूनिफॉर्म लीनियर मोशन था। जब बॉडी ये कब काम कर रही है? ये काम एक स्ट्रेट पाथ पे कर रही है। किस पे कर रही है? स्ट्रेट पाथ। जब एक बॉडी स्ट्रेट पाथ पे चलते समय के बराबर इंटरवल में बराबर ही दूरी तय कर रही है तो उसको कहा गया था क्या? यूनिफॉर्म मोशन। बट आई थिंक हम आज तो यूनिफॉर्म मोशन नहीं पढ़ा रहे, बट इसका जिक्र करना जरूरी था कि आपको क्या पता था कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है ना? और यूनिफॉर्म मोशन में बॉडी की स्पीड क्या होती है? कांस्टेंट होती है। क्या होती है? कांस्टेंट। क्योंकि स्पीड कांस्टेंट होती है इसीलिए वो बार बार उतने ही टाइम इंटरवल में उतना डिस्टेंस तय कर पाती है। अगर स्पीड कांस्टेंट नहीं रहती तो हर बार यूनिट टाइम में क्या करती, या उतने ही समय में अलग अलग डिस्टेंस तय करती और मोशन यूनिफॉर्म ना होके नॉन यूनिफॉर्म हो जाता। दैट इज द यूनिफॉर्म मोशन। बट आई थिंक आज बात कर रहे हैं किसकी? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। किसकी बात हो रही है भाई? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो आज तो हम बात कर रहे हैं किसकी? यूनिफॉर्म। तो तुम्हें समझ आया जगह क्यों छोड़ी? क्योंकि आइडली मैं भी बात किसकी करूंगा आज? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब सिंपल है बेटा, वही है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कि जब एक बॉडी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है, बट क्या? जब वो एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है। किस पे मूव कर रही है? सर्कुलर पाथ पे। सिर्फ इतना सा चेंज आया, जब एक बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव करते समय इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस तय करे, दैट इज द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। व्हेन अ बॉडी कवर्ड इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन अ सर्कुलर पाथ, जब यही काम बॉडी क्या करने लगे? एक सर्कुलर पाथ में मूव करते समय करने लगे। क्या करने लगे? जब एक बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है, वो भी कैसा कि वहां वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में समय के बराबर अंतराल में बराबर ही दूरी तय कर रही है। बट कब? जब बॉडी एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है तो उसे कहा जाएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब मेरे जवाब देना, आपने यूनिफॉर्म कर दिया मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बॉडी की जो स्पीड है क्या हो गई? स्पीड कांस्टेंट हो गई। मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हुआ ना मेरे बच्चा। जब हमने यही चीज कहां पढ़ी थी? जब एक बॉडी स्ट्रेट पाथ पे यूनिफॉर्म मोशन करती थी, तो यूनिफॉर्म मोशन करती थी मतलब क्या था वहां उसका? स्पीड उसका भी वहां क्या था? K फॉर कांस्टेंट है, C नहीं होता। स्पीड कांस्टेंट थी बट वहां बॉडी स्ट्रेट पाथ में जा रही थी। इस वजह से क्या हुआ? क्योंकि वेलोसिटी की दो चीजें है ना, मैंने बताया था वेलोसिटी कब चेंज होती है? बिकॉज वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। उसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो भी चेंज होगी और डायरेक्शन चेंज होगा तो भी चेंज होगा। बट पीछे क्या हुआ था? जब आपने यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा, जस्ट यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा था, तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या था? जो बॉडी मूव कर रही है उसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड दैट इज स्पीड कांस्टेंट हो गया था और पाथ स्ट्रेट था। इस वजह से डायरेक्शन भी कांस्टेंट हो गया था और स्पीड भी कांस्टेंट, डायरेक्शन भी कांस्टेंट। इस वजह से वहां वेलोसिटी क्या थी? कांस्टेंट थी। और वेलोसिटी कांस्टेंट थी मतलब नो चेंज इन वेलोसिटी। नो चेंज इन वेलोसिटी मतलब नो एक्सेलरेशन, मतलब नो एक्सेलरेशन की स्थिति थी। बट यही बात क्या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है? नहीं है। क्यों? जब बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, स्पीड तो कांस्टेंट हुआ, बट तुम देखो जब एक बॉडी सर्कुलर पाथ पे है, जब बॉडी इधर है, मानो कि इसकी स्पीड थी 5, जब यहां है तब भी स्पीड है 5, स्पीड 5 है मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 5 है। बट बेटा हर जगह डायरेक्शन बदल रही है। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि बॉडी अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी करेगी तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब है कि उसकी हर पॉइंट पे स्पीड कांस्टेंट है बट डायरेक्शन
डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन लगातार चेंज होगा, लगातार चेंज होगा। भले ही स्पीड कांस्टेंट है, डायरेक्शन लगातार चेंज हो रहा है, मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में वेलोसिटी कभी कांस्टेंट हो ही नहीं सकती, कभी कांस्टेंट हो ही नहीं सकती। बच्चा कहेगा भाई यूनिफॉर्म कर दिया मोशन सर्कुलर में, तो भाई सर्कुलर में तूने यूनिफॉर्म मोशन किया तो तूने उसकी स्पीड कांस्टेंट करी है, बट जब बॉडी सर्कुलर पाथ में घूम रही है, अगर वो इधर है तो उसका जो स्पीड का डायरेक्शन है वो क्या है, इसके पाथ के टेंजेंशियली है। क्या है, टेंजेंशियली। थोड़ा सा आगे जाएगी तो फिर उसके टेंजेंशियली हो जाएगा। मतलब एक बॉडी जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है, तो यूनिफॉर्म मोशन होने के बावजूद भी उसका वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रह पाएगा, और कांस्टेंट नहीं रह पाएगा मतलब बॉडी हमेशा एक्सेलरेट करेगी। और इस साल पेपर में आता है क्या, बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, या बोलेगा बॉडी हैविंग द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, या बॉडी मूविंग है ना सर्कुलर पाथ विद अ कांस्टेंट स्पीड। एक ही बात है ना, एक बॉडी सर्कुलर पाथ पे कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, या एक बॉडी सर्कुलर पाथ पे यूनिफॉर्म मोशन कर रही है। तो कहता है कि बताओ क्या वो एक्सेलरेट कर रही है, जवाब होना चाहिए हाँ। बोले क्यों, रीजन है कि बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है, मींस उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड दैट इज स्पीड इज कांस्टेंट, बट ड्यू टू द सर्कुलर मोशन इट्स डायरेक्शन इज चेंजिंग कंटिन्यूअसली। उसका जो डायरेक्शन है वो लगातार चेंज हो रहा है, दैट लीड टू द चेंज इन वेलोसिटी, जिस वजह से क्या आएगा, वेलोसिटी में लगातार चेंज आएगा, और वेलोसिटी में चेंज आएगा मींस बॉडी एक्सेलरेट करेगी, भले ही बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रही है। क्या कर रही है, यूनिफॉर्म मोशन। बट ये समझा पाया कि वहां क्यों कहा था कि यूनिफॉर्म मोशन होगा तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, क्योंकि वहां पाथ स्ट्रेट था ना। अगर एक बॉडी स्ट्रेट पाथ पे यूनिफॉर्म मोशन कर रही है तो यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या, स्पीड कांस्टेंट, बट स्ट्रेट पाथ में उसकी डायरेक्शन भी कौन सी चेंज हो रही है, तो वहां स्पीड तुमने कांस्टेंट कर दी। कैसे, क्योंकि तुमने मोशन यूनिफॉर्म रखा, और पाथ कैसा था, स्ट्रेट था, इस वजह से डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा। अब ना स्पीड चेंज हो रही है, दैट इज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, और ना उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, इस वजह से वहां वेलोसिटी कांस्टेंट थी। और वेलोसिटी कांस्टेंट थी मींस नो चेंज इन वेलोसिटी, एंड एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब वेलोसिटी में चेंज ही नहीं हुआ वहां, इसलिए एक्सेलरेशन जीरो था। अब बच्चा वही सोच के इसका जवाब भी क्या देता है, क्या एक्सेलरेशन क्या हो गया, जीरो। पेपर में पूछा एक बॉडी मूव कर रही है सर्कुलर पाथ पे विद यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, बोला कि एक्सेलरेशन क्या है, बच्चा कहेगा जीरो। अरे वो यहाँ जीरो है, वहाँ हो ही नहीं सकता जीरो। क्यों, जब एक बॉडी सर्कुलर पाथ पे घूमेगी, भले ही आपने यूनिफॉर्म मोशन करा मीन स्पीड कांस्टेंट, बट बॉडी मूविंग इन सर्कुलर पाथ, उसकी डायरेक्शन लगातार चेंज होती है, लगातार चेंज होती है। और डायरेक्शन क्या है, वो हमेशा जिस पॉइंट पे वो है, जिस पॉइंट पे वो है उसके टेंजेंशियली। उदाहरण दूं, एक पत्थर को माना, वो तो रस्सी से बंधा हुआ है ना, अब तुम उसको जब छोड़ोगे, सपोज करो तुमने जब छोड़ा वो यहां था, क्या वो घूमता है, वो उसी पे सीधा निकल जाता है। इससे क्या समझा, वो तो पत्थर से हमने इसको बांधा हुआ था, तो क्या कर पा रहा था वो। आगे जाके हम पढ़ेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स, वैसे ग्रेविटेशन चैप्टर उड़ा दिया रखता है ना नई बुक में, नई बुक ग्रेविटेशन चैप्टर उड़ा दिया है आई थिंक। अब देखें किसी और चैप्टर में अगर डाला हो तो पता नहीं, बट पहले ग्रेविटेशन चैप्टर में बताते थे। वो एक्चुअल में क्या है, जो रस्सी पे जो खिंचाव है वो उस पत्थर को सेंट्रीपिटल फोर्स देता था, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स ही क्या करता था, उसको सर्कुलर पाथ पे घुमाता था। बट जैसे ही तुम पत्थर रस्सी छोड़ दोगे, रस्सी लूज हो जाएगी, गया सेंट्रीपिटल फोर्स, वो क्या करेगा, क्या वो घूमता है, वो जिस पॉइंट पे आपने छोड़ा है पत्थर धागा, वो सीधा निकलेगा। क्या निकलेगा, सीधा। क्या समझ आया कि एक्चुअल में उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन इस पॉइंट पे क्या था, इधर था। थोड़ा इधर छोड़ता तो क्या वहीं जाएगा, नहीं, फिर थोड़ा इधर जाएगा। अगर थोड़ा आगे छोड़ता तो फिर कहीं और जाएगा। इसका मतलब क्या है कि उसकी वेलोसिटी का यूनिफॉर्म मोशन करने से वेलोसिटी का जस्ट मैग्नीट्यूड आपने कांस्टेंट किया है, डायरेक्शन तो लगातार चेंज हो रही है। तो बॉडी भले ही सर्कुलर मोशन में क्या हो, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, बोले तो यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, तब भी वो एक्सेलरेट करेगी ड्यू टू दी कंटिन्यूअसली चेंज इन इट्स डायरेक्शन। इसलिए वेलोसिटी जब होगी तो क्या होगा भाई, वेलोसिटी जब चेंज होगी तो एक्सेलरेशन क्या यहाँ जीरो हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। ये बात याद रहेगी, ठीक है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या समझ आया, वही है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अ बॉडी इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम बट वाइल मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। और जो मैंने दूसरा डिस्कशन किया दैट इज मोर महत्वपूर्ण, कि क्या, कि जब बना बॉडी मूविंग इन अ
सर्कुलर पाथ विद अ कांस्टेंट स्पीड या विद बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म मोशन, स्टिल इट हैव एक्सेलरेटिंग, तब भी वो एक्सेलरेट कर रही है। बच्चा बोलेगा क्यों? यूनिफॉर्म मोशन है, स्पीड तो कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी चेंज इन स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम नहीं है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम है। और सर्कुलर मोशन में घूमने के बावजूद भी भले ही तुमने स्पीड कांस्टेंट रखा, डायरेक्शन तो लगातार चेंज हो रहा है। डायरेक्शन चेंज होगा तो वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन होगा। समझ आया नहीं आया ये बताओ? ठीक है। अच्छा, ये फॉर्मूला छूट गया, एक्चुअली ये स्लाइड तो इसके लिए क्रिएट किया गया था। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? छोटा हो गया होगा क्या? दिखेगा आई थिंक ना। चलो, तो आई थिंक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है समझा दिया मैंने। दूसरा बात कर रहे हैं बेटा, अगर बॉडी सर्कुलर पाथ पे घूम रही है तो उसका स्पीड कैसे निकालें? तो तुमको सोचा कि बॉडी सर्कुलर पाथ पे घूमी, यहां से यहां पहुंच गई, तो उसका डिस्टेंस कवर क्या है? स्पीड तो वही है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब स्पीड कैसे निकालेंगे एक बॉडी दैट इज मूविंग इन सर्कुलर पाथ? तो आप जानते हो डिस्टेंस कवर इन वन रेवोल्यूशन, जब वो सर्कल का पूरा एक चक्कर लगाएगी तो कितना डिस्टेंस कवर करेगी? जितना उसका सरकमफ्रेंस है, दैट इज 2πr। और वेलोसिटी क्या होता है? दैट इज डिस्टेंस अपॉन में टाइम। और मान लो कि इसको पूरा घूमने में लगा कितना समय? t टाइम। क्या लगा? t टाइम। तो बेटा वेलोसिटी क्या हो जाएगी? डिस्टेंस कवर दैट इज इक्वल टू द सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, दैट इज द डिस्टेंस कवर इन वन कंप्लीट रोटेशन या वन कंप्लीट रेवोल्यूशन, और डिवाइडेड बाय क्या करोगे? टाइम कर दोगे। दैट इज द स्पीड ऑफ अ बॉडी व्हाइल इट इज इन अ सर्कुलर, व्हाइल इट इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। समझ आया नहीं आया? अच्छा बताओ, आगे जा सकते हैं क्या? और पाई की वाली दुनिया जानती है कितनी होती है? 22/7, 22/7। चलें आगे। चलो, ये चैप्टर अंतिम पड़ाव की तरफ है बिल्कुल। चलिए, ये मैंने आई थिंक पीछे ही समझा दिया है ना, ये मैंने आपको ऑलरेडी पीछे ही समझा दिया है कि नहीं, कि वाई इन अ सर्कुलर मोशन, वाई इज सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड। पूछता है पेपर में कि वाई द सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज एक्सेलरेटेड। सच में अगर स्पीड चेंज हो रही होती कि कभी इधर 2 इधर 5 6, फिर तो एक्सेलरेशन हो ही रहा है। बट अगर आप स्पीड कांस्टेंट भी कर देते हैं सर्कुलर मोशन के दौरान, तब भी एक्सेलरेशन होता है। कोई तरीका नहीं कि एक बॉडी सर्कुलर मोशन में हो और उसका एक्सेलरेशन ना हो। अगर मैंने कहा स्पीड चेंज हो रही है, फिर तो एक्सेलरेट कर ही रही है, क्योंकि स्पीड चेंज हो रही है मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हुआ मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है, और वेलोसिटी में चेंज आएगा मतलब एक्सेलरेशन होगा। बट अगर हम एक बॉडी जो सर्कुलर मोशन में है और उसका स्पीड कांस्टेंट कर देते, दैट इज यूनिफॉर्म मोशन कराते हैं, तो भी वो एक्सेलरेट करेगी, बिकॉज यूनिफॉर्म मोशन करने से स्पीड कांस्टेंट हुआ है। सर्कुलर पाथ में घूमते समय बॉडी का डायरेक्शन कभी कांस्टेंट हो ही नहीं पाएगा, वो लगातार चेंज होगा, लगातार चेंज होगा। इस वजह से बॉडी सर्कुलर मोशन में जब भी मूव करेगी, चाहे यूनिफॉर्म मोशन स्पीड कांस्टेंट है या नहीं है, वो एक्सेलरेट करेगी ही करेगी। और ये प्रश्न पूछता है व्हाई इज सर्कुलर मोशन इज एक्सेलरेटेड? क्यों सर्कुलर मोशन हमेशा एक्सेलरेट ही होता है? रीजन है, इन सर्कुलर मोशन अगर यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है तो स्पीड में भी रिमेन कांस्टेंट। कि सर्कुलर मोशन में अगर आप यूनिफॉर्म मोशन करा रहे हैं तो स्पीड एक बार को यूनिफॉर्म मोशन करा दीजिए, स्पीड एक बार को कांस्टेंट हो सकती है, बट डायरेक्शन चेंज कंटिन्यूसली, बट डायरेक्शन लगातार चेंज हो सकता है। और सिंस वेलोसिटी डिपेंडेंट बोथ, चूंकि वेलोसिटी दोनों पे डिपेंड करती है, तो स्पीड कांस्टेंट करने पे सिर्फ वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी, डायरेक्शन भी कांस्टेंट होना चाहिए था, वो हो नहीं पाएगा सर्कुलर मोशन में, इसीलिए वेलोसिटी लगातार चेंज होगी। इसलिए सर्कुलर मोशन हमेशा एक्सेलरेटेड मोशन ही होता है। ठीक है, डिफरेंस क्या है? यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में अंतर क्या था समझा दिया पीछे मैंने, कि जब एक बॉडी यूनिफॉर्म मोशन करती है और किस पे? एक लीनियर पाथ, स्ट्रेट पाथ पे, दैट इज यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। तो वहां क्या होता है कि अगर बॉडी यूनिफॉर्म लीनियर मोशन कर रही है तो डायरेक्शन क्या हो जाता है? फिक्स हो जाता है। और यूनिफॉर्म है इसलिए स्पीड कांस्टेंट है, डायरेक्शन भी कांस्टेंट, यूनिफॉर्म होने की वजह से स्पीड कांस्टेंट, इसलिए कोई एक्सेलरेशन नहीं होता। मैं समझा दिया ऑलरेडी पीछे। और जब बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करती है तो क्या एक्सेलरेशन जीरो होता है? नहीं होता है, एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ मिलेगा। क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करने से स्पीड तो कांस्टेंट हुई, बट डायरेक्शन लगातार चेंज होता है। क्या होता है? लगातार चेंज होता है, इसलिए बॉडी का वेलोसिटी लगातार चेंज होता है, बॉडी एक्सेलरेट करती। क्या करती है? एक्सेलरेट करती है। मुझे लगता है खत्म हो जाना चाहिए। दैट इज द लास्ट स्लाइड ऑफ आवर दिस चैप्टर। एक छुटकू सा सवाल आ गया है ना, तो हम इसको सवाल पे इस चैप्टर को अंत
कर रहे हैं, बट फिर भी कहूँगा इसके अलावा आपको ऑब्वियस बात है और सवाल बनाने, ठीक है गणेश का बच्चा। चले क्वेश्चन देखिए बेटा, अ साइकिलिस्ट गो अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक वंस एवरी 2 मिनट। तो एक साइकिलिस्ट है, वो एक सर्कुलर ट्रैक पे क्या करता है, गोज अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक, एक सर्कुलर ट्रैक का चक्कर लगाता है वंस एवरी 2 मिनट, मतलब उसका पूरा एक चक्कर लगाता है 2 मिनट पे। तो मानो कि भाई यहाँ से अगर स्टार्ट किया, ये सर्कल बनाने की जरूरत तो नहीं है ना बच्चा, सुंदर सा अपने पास सर्कल बड़ा हुआ है, अगर आप चाहें तो हम सर्कल यहाँ से बना सकते थे, अगर तुम्हें मेरा सर्कल पसंद नहीं आ रहा था। दैट इज अ सर्कुलर ट्रैक। हाँ, अब इस सर्कुलर ट्रैक पे वो साइकिलिस्ट क्या कर रहा है, गोज अराउंड मतलब इसका एक चक्कर लगाता है वंस एवरी 2 मिनट, हर 2 मिनट में, मतलब उसको एक पूरा चक्कर लगाने में कितने लगते हैं, 2 मिनट, ठीक है। कहता है इफ द रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक इज 0 पॉइंट नहीं है, दैट इज 105 मीटर, तो कहता है कैलकुलेट दी स्पीड निकालिए। तो आपको पता है कि उसने कितना समय लिया, हाँ 2 मिनट, और इसको अगर सेकेंड में लिखेंगे 2 इंटू 60 करेंगे, दैट इज 120 मिनट लिए हैं, सॉरी 120 सेकेंड उसने लिया है उसका पूरा एक चक्कर लगाने में। अच्छा, डिस्टेंस कितना तय किया होगा, जितना इसका सरकमफ्रेंस है, कितना होता है 2 पाई r, 2 है, पाई इज 22/7 उसने बोला है, r है बेटा 105, और आई थिंक 105 7 से डिवाइड होता है, 7 1 7, 7 1 7, 10 से 7 गया बचा 3, हाँ 15, शाबाश। चलो कितना आ जाएगा, 15 2 30 इंटू 22 कितना आएगा 66, और फिर एक 0, ये वो डिस्टेंस कवर किया है जो कि एक्चुअल में सर्कल का सरकमफ्रेंस है। अच्छा, अब आपको निकालने क्या, स्पीड। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस कितना है बेटा, वैसे कभी ऐसे रखना नहीं उसके आगे, देखो गलत आता है ये, नीचे लिखा जाएगा डिस्टेंस कितना बेटा 660 मीटर डिवाइड बाई टाइम कितना बेटा 120, 0 से 0 कट जाएगा, और आई थिंक अपने पास वेलोसिटी जो आएगी वो क्या आएगी 66 डिवाइडेड बाय 12, तो कट रहा है क्या पूरा ये 66 डिवाइडेड बाय, नहीं कटेगा तो कुछ तो कटेगा, हाँ 11/2। अच्छा हाँ, आपने किससे काटा 3 से 6 से काटा, अच्छा हाँ 6 से कट जाएगा 11/2, और 11 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा 5.5 आएगा, कितना आएगा 5.5 मीटर पर सेकेंड। ये क्या है, उसकी स्पीड है। तो स्पीड कांस्टेंट है, वो जब यहाँ है तब भी वो क्या कर रहा है, हर सेकेंड 5.5 मीटर ही आगे जा रहा है, बट क्या एक्सीलरेट कर रहा है, हाँ कर रहा है, क्यों, स्पीड कांस्टेंट है, डायरेक्शन तो लगातार चेंज हो रहा है। और इसी सवाल पे हमारा ये चैप्टर फाइनली खत्म हो गया। इसका जो अगला चैप्टर करेंगे दैट इज मैथ का चैप्टर नंबर 1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। नई वाली बुक में उसका विचित्र सा नाम है, क्या नाम है किसी को पता है क्या, दिखा लोगे, बुक दे दो ना मुझे। ये मेरे बच्चा मैथ बोल रहा है, मेरा बच्चा सुन ही नहीं रहा है मेरा बच्चा, हाँ अरे भाई गणित मंजीरा चलो, हैं ए मजाक मत करने का यार। हाँ, ये चैप्टर नंबर 1 हम पढ़ेंगे, दैट इज ओरिएंटिंग यूरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट इन सिंपल। उसका नामकरण जैसे मर्जी कर लो, नाम भी ऐसे ऐसे रख दिए जैसे कि पता नहीं पंचतंत्र की किताब होगी। सिंपल है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे। और सुनो मेरी बात भाई, सुन लो, मेरे अपने कप मत लगाओ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर पढ़ेंगे। अब तेरी मैडम पढ़ा रही है, समझ नहीं आ रहा है, मैं पढ़ाऊंगा, क्या पता तो तब भी नहीं समझ आएगा। चलो आएगा तो अच्छी बात है, समझना तो पड़ेगा मेरे भाई। बट मैं सिर्फ आपको जानकारी ये दे रहा था कि अगला चैप्टर हम मैथ का करेंगे। बट आई थिंक मैथ का करने से पहले मेरे बच्चा, मैं आप लोगों को इतना जो पढ़ाया है पूछना भी तो बनता है मेरे बच्चा। नहीं पूछना है क्या आपको, नहीं पूछना दोस्त, है ना, तो मैं पूछूंगा तो आपको पढ़ के भी आना है, ठीक है मेरे बच्चा। ये इस बात सुन के बच्चा नाराज हो जाता है। आई थिंक हमने इस चैप्टर को खत्म होने 6 क्लासेस दी है ना, और इतना समय लगता है भाई, मैंने आपको आइडली कहा। फिर भी ये छोटा चैप्टर था, ये फिर भी छोटा चैप्टर था, मैं इसमें और न्यूमेरिकल करा सकता था। देखूंगा बीच में, आप लोग क्वेश्चन बना लीजिए, आपके डाउट्स होंगे तो अगला जो मैं एक पीपीटी फिर बना दूंगा, उसमें क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ वो सवाल रखेंगे जो आपके डाउट हैं, है ना। क्योंकि मुझे लगता है चैप्टर सच में न्यूमेरिकल बेस्ड भी है। ये तो मेरे को जो कराना था मैंने करा दिया, ऑब्वियस सी बात है बेटा, आप लोग खुद से करेंगे तो आपको भी कुछ डाउट्स आएंगे। और मैं यही चाहता हूँ कि तुम बनाओ, डाउट्स लेके आओ, तुम्हारे डाउट्स को भी बोर्ड पे
करा देंगे, बट कर लेना। आ रहा हूँ बच्चा। हाँ बेटा मैं आ रहा हूँ बच्चा, मैं आ रहा हूँ। थोड़ा सा हाँ, क्या हो गया तेरे को? हाँ तो होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया था, तूने कर लिया होगा फिर वो। मैंने भेजा नहीं। अच्छा तो मेरे भेजा नहीं दोस्त। वैसे तो मेरे को फालतू के मैसेज डालता रहता है, तो एक मैसेज ये भी डाल देता कि भैया इसका फोटो भेज दे, है नहीं, है ना भाई, ले करा देते हैं। चलो बेटा देखो, ये देखो, स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ असेंडिंग पैसेंजर लिफ्ट। एक पैसेंजर जो लिफ्ट से असेंड कर रहा है उसका स्पीड टाइम ग्राफ दे रखा है, ठीक है। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट? आपको क्या निकालना है? लिफ्ट का एक्सेलरेशन निकालना है। आपको दिख रहा है एक्सेलरेशन कहाँ हो रहा है? 0 से 2 सेकंड के दौरान उसका क्या हुआ है? एक्सेलरेशन हुआ है। क्या हुआ है? उसका एक्सेलरेशन हुआ है कि नहीं? क्योंकि फिर दिख रहा है ना, फिर तो आगे स्पीड कांस्टेंट हो गई और फिर रिटार्डेशन हुआ है। क्या हुआ है? रिटार्ड। अब ट्रेन क्या, लिफ्ट पे चढ़ोगे पहले भागेगी ना, रेस्ट पे होगी, फिर भले ही वो नीचे आ रही है, भले ही वो नीचे आ रही है, बट जहाँ भी फ्लोर से नीचे आई है तो पहले क्या रही होगी? रेस्ट पे। पहले वो स्पीड पकड़ेगी, भले ही नीचे स्पीड पकड़ा उसने, और स्पीड कैसे पकड़ा है? लीनियरली पकड़ा है। कैसे पकड़ा है? लीनियरली, मतलब एक्सेलरेट कर रही थी बट एक्सेलरेशन कैसा है? कांस्टेंट है। बट जब अपनी एक सर्टेन स्पीड पहुंच गई जो कि कितनी है? 4.6 मीटर, तो कुछ देर तक क्या चली वो? कांस्टेंट स्पीड से। अब रुकेगी नहीं रुकेगी किसी फ्लोर पे? तो कैसे रुकेगी? ब्रेक लगेंगे उसमें भी, है ना। तो क्या करा? रिटार्डेशन हुआ। क्या हुआ? रिटार्डेशन। पर रिटार्डेशन में जो वेलोसिटी चेंज हो रही है वो भी कैसे हो रही है? लीनियरली चेंज हो रही है। इसलिए वहां भी जो एक्सेलरेशन हुआ है रिटार्डेशन, दैट इज नेगेटिव एक्सेलरेशन, कैसा है? यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है। चलो सवाल बना रहे। तो ग्राफ तो मैंने स्टडी कर लिया। ड्यूरिंग, कह रहा व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 सेकंड? पहले 2 सेकंड के दौरान कितना एक्सेलरेशन है? तो बेटा ये जो पहले 2 सेकंड के दौरान जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना, ये जो स्पीड टाइम ग्राफ बना, है ना, इसका स्लोप, अरे वेलोसिटी टाइम ग्राफ का या स्पीड टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है? एक्सेलरेशन। अब उसने पहले प्रश्न में आपको क्या पूछा है कि आपको एक्सेलरेशन बताना ड्यूरिंग दी फर्स्ट 2 सेकंड, है ना। तो वो एक्सेलरेशन कितना होगा? एक्सेलरेशन होगा स्लोप ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। और वो स्लोप क्या है बेटा? आई थिंक इसका स्लोप कैसे निकालोगे? ये परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना बेटा? यहां से यहां तक ऊपर गए 4.6, और बेस कितना बेटा? 0 से 2, दैट इज 2। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया? 4.6 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 2.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ या ना? ठीक है। बिटवीन सेकेंड एंड 10 सेकेंड, अब आपको एक्सेलरेशन बताना है क्या? दूसरे सेकंड से 10वें सेकंड के बीच में। तो मैं क्या पाता हूं? स्पीड तो वहां क्या है? कांस्टेंट है। तो एक्सेलरेशन हुआ? नहीं हुआ। तो एक्सेलरेशन क्या है? 0 है। क्या है एक्सेलरेशन? 0। और तुझे अगर फॉर्मूला लगाने का ही शौक है तो लगा, एक्सेलरेशन क्या होगा? तो वैसे भी देखना इसका स्लोप क्या है। अगर तू स्लोप के कंसेप्ट से भी जाएगा तो 2 से 10 सेकंड के दौरान जो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का कर्व है उसका स्लोप क्या है? 0 है। और तुझे अगर फॉर्मूला लगाना था तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 4.6 नहीं है? अबे 10वें सेकंड पे फाइनल वेलोसिटी क्या है? 4.6। और दूसरे सेकंड पे जो वेलोसिटी थी वो इनिशियल थी, वो क्या थी? 4.6। ये पता नहीं क्यों कर रहे हैं, जरूरत नहीं थी इसकी वजह से, समझ आ गया था। अब 2 से 10 सेकंड कितना बचा? 8 सेकंड। अब वेलोसिटी का चेंज ही 0 है, तो यूनिट चेंज में, यूनिट टाइम में कितना चेंज हुआ? 0। अब पता नहीं क्यों कर रहे हैं इसको। कुछ बच्चों को मैथमेटिकली ही देखना था तो ये था, बाकी थियोरेटिकली दिख रहा था कि उसकी एक्सेलरेशन 0 है। अच्छा अब आ जाओ तीसरे पे। क्या कह रहा है बेटा? कह रहा है ड्यूरिंग द लास्ट 2 सेकंड, आखिर के 2 सेकंड में एक्सेलरेशन कितना है? 10 से 12 वाले टाइम बताना है। कितना होगा बेटा? वही कंसेप्ट लगाओ स्लोप का। क्या होता है? P बाई बी। ऊपर से नीचे आए बेटा, P कितना है? -4.6। और टाइम कितना लिया? 10 से 2 सेकंड। तो एक्सेलरेशन फाइनली कितना आ गया बेटा? -2.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज द एक्सेलरेशन। अगर पूछता रिटार्डेशन तो सिर्फ 2.3 लिखता, क्योंकि जब रिटार्डेशन बोला तो उसमें नेगेटिव खुद से है। ठीक है, उसने बोला एक्सेलरेशन कितना हो रहा है, तो एक्सेलरेशन थोड़ा 2.3 हो रहा है। एक्सेलरेशन 2.3 का नेगेटिव है, 2.3 का नेगेटिव है। ठीक है भाई, करा दिया। आगे पीछे मैसेज डालता है, ऐसे मैसेज भी डाल सकता है कि भैया तुमने ग्रुप पे फोटो नहीं डाला, पर ठीक है, अच्छी बात है भाई ने याद दिलाया, नहीं तो सच में
छूट जाता, कुछ लोगों को सच में दिक्कत रही होगी, ठीक है। तो अच्छा बच्चा तो है ना, पढ़ भी लेना तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, नहीं तो तेरे को खुराक प्रसाद मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो मुझे लगता है हमने टाइमली इसको ख़त्म कर दिया, थोड़ा ही छोटा सा रह गया था, बट मैं क्या कहना चाह रहा था कि आपको और सवाल लगाने हैं भाई, सच में, है ना। ये स्कूलों में 10-10, 12-12 नंबर के टेस्ट हो रहे हैं, इससे क्या होगा? अल्टीमेटली ये फर्स्ट टर्म में आएगा ना, और वहाँ तो 10 नंबर का है नहीं, वहाँ अच्छा सवाल पूछेगा तुम्हारा टीचर जो भी 10 नंबर का टेस्ट लेके घूम रहा है कि नहीं, और तुमने ढंग से नहीं बनाया होगा, और तुम्हारे लिए क्या हो जाएगी, गले की हड्डी हो जाएगा ये चैप्टर। क्यों? तुम भी जानते हो एक रात में तो नहीं होगा ये, और वहाँ एक चैप्टर तो आएगा नहीं, है ना। आज मुझे लगता है कोई नज़र लगा रहा है मेरे को बार बार, देखो स्टार्टिंग में भी मैं लड़क रहा था, कनिष्का तूने कुछ नहीं किया, तूने बोला ना पढ़ाओ आज, तो देखो कनिष्का को थैंक यू बोलो कि कनिष्का ने बोला तो आज ये चैप्टर हो गया। हाँ, अरे हाँ, ये मैंने सोचा नहीं कनिष्का, ये तूने मुझे सही सुझाव दिया यार। हाँ, ये लोग जो मुझे को चाह रहे थे ना पढ़ाऊं, ये नाराज हुआ होगा ना, मैं गलत आदमी के बारे में सोच रहा हूँ। कौन है भाई तुम में से? हाँ, तुम में से कौन है जो मेरे पर नज़र लगा रहा है? मैं लुढ़काना मुझे कौन चाह रहा है? तो कनिष्का ने कहा पढ़ाओ, तो मैंने तो उसके मन का किया है, मैंने तो उसके मन का किया है, तो मैंने उसके मन का किया, वो क्यों करेगी? पता नहीं यार, तुम्हारी हिंदी भी मुझे समझ नहीं आती है। मुझे तो शक दो बंदों पे है, मेरे को शक दो बंदों पे। मेरा खरगोश देख लगा पातू में लगा। कोई मतलब नहीं है कि मास्टर कुछ बोल रहा है, कोई मतलब नहीं है कि मैं कुछ बोल रहा हूँ। ऐसा मारूंगा ना देखो घुसा जोर से। क्या तेरा नाम? वैभव। बाइक और तू पिटेगा मेरे से, जोर से पिटेगा। मैं जब कुछ बात कर रहा हूँ तो कहाँ मस्ती लगा हुआ आपने? क्या बता रहे हैं? क्या बता रहे हैं लक्ष्य? क्या बोला इसने? क्या बोला? जोर से बोल, खड़ा हो जा, जल्दी खड़ा हो जा। आजा, तेरे को फेमस कर दूँ, आजा बाहर, आजा जल्दी बाहर आ। कैमरे की सेटिंग में दिला दी हो, शांति से आइयो। आजा, आज तेरे को ही फेमस कर दूँ। कुछ फेमस मैं हो गया हूँ, कुछ फेमस तू हो जा। दिख भी नहीं रहा है, छोटा सा ये रहा। हाँ बोल, क्या कर रहा है? अरे बोल ना। कुछ नहीं, झूठ मत बोल। कुछ नहीं बोल रहा है ये जो आपने बोला। क्या बोला मैंने? तो जो मैंने बोला वो तो उसने सुना होगा, तो तू उसको ट्रांसलेट क्या, रिपीट क्या कर रहा है? रिपीट टेलीकास्ट चल रहा है, हैं? बहुत शैतान है। हाँ, छुट्टी पड़ गई? हाँ, ये तो कह रहा है एक्स्ट्रा क्लास हो रही है, सुबह हो रही है, तो छुट्टी हो गई क्यों कह रहा है? अब स्कूल वाले तेरे पे दया नहीं कर रहे। वजन तो बड़ा यार, इसका वजन नहीं है। 9वीं का बच्चा, हाँ 9वीं का बच्चा कहाँ लग रहा है ये? हाँ, क्या होता है? ठीक नहीं है? नहीं है। क्यों मुझसे मार रहा है? चलो सेव हो गया, बट जो उसके कान में कह रहा है वो मेरे को बोलना सीधा, और अगर मेरे को नहीं कह सकता तो फिर उसके कान में भी नहीं कहना है ना? ये क्या कर रहा है? सर दर्द हो गया? मैं सर तो पकड़ा ही नहीं। जा, डर गया भाई, अभी तो मारा ही नहीं, बिना मारे कैसे डर गया? चलो यहाँ क्लास एंड कर देंगे, ठीक है कनिष्का?